हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम CGPSC जो एग्जाम हुआ था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। मेरे दो वीडियो में पहले मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। मेरा अगला वीडियो है यहाँ पर जिसमें 53 नंबर का 53 नंबर का सवाल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया है कि P ने 1,12,000 रुपये की पूंजी से एक व्यापार शुरू किया। 2 महीने के बाद Q 80,000 की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। फिर 2 महीने बाद R 72,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार शुरू होने के 10 महीने बाद Q ने 8,000 रुपये वापस ले लिया। R ने भी 8,000 रुपये निकाल लिए। यदि Q को इस वर्ष के अंत में लाभ में अपने हिस्से के रूप में 11,900 रुपये प्राप्त हुए तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, तीनों के द्वारा कुछ राशि डाली गई, उनके लाभ का 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा किया गया। इसमें हमारा फार्मूला होता है, यानी प्रॉफिट का बंटवारा किस अनुपात में करते हैं। पूंजी यहाँ पर एक राशि है, राशि इंटू T1 अनुपात दूसरी कोई राशि लगा है ये T2 समय के लिए, अनुपात तीसरी राशि Z लगा है ये T3 समय के लिए। इसमें हम तीनों X अनुपात Y यानी 3 व्यक्ति है, A रेशियो B रेशियो C का डिवाइड किया जाता है। इसी फार्मूला बेसिस में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 3 व्यक्ति है तीन व्यक्ति है P Q तथा R। तीनों ने एक निश्चित समय के लिए कुछ राशि से व्यापार कर प्रारंभ किया। सबसे पहले A ने 1,12,000 रुपये राशि के साथ व्यापार शुरू किया। यह पूरे 1 साल यानी 12 महीने तक इसका कैलकुलेट होगा, यानी 12,000 प्रत्येक महीना 1,12,000 रुपये, तो 12 महीने तक इसका पूंजी काम किया। फिर 2 महीने बाद Q जो है 80,000 रुपये लगा दिया और व्यापार में शामिल हो गया। किंतु वह क्या किया, 2 महीने बाद शामिल हुआ है और 2 महीने बाद शामिल हुआ और 10 महीने के बाद व्यापार शुरू होने के 10 महीने बाद यानी 8 महीने तक ये इसकी राशि चली। उसके बाद ये कुछ राशि निकाल लिया है, यानी 8,000 रुपये निकाल लिया, तो 80,000 में से 72,000 बचा। यह केवल 2 महीने के लिए यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे ऐसा, ठीक है। ये 3 पार्ट से मैं ऐसा विभाजन करके अलग अलग लिखने की, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति क्या किया है, R जो 72,000 रुपये पूंजी, फिर 2 महीने बाद, यानी यह व्यापार जो है शुरू P ने जब पूंजी लगाई उसके 4 महीना बाद R शामिल हुआ 72,000 रुपये लेकर। लेकिन यह 6 महीने तक 72,000 रुपये लगाया, तो फिर यह 8,000 रुपये निकाल लिया, यानी 6,400 इसका बचा, 64,000 रुपये इसका बचा। यह केवल 2 वर्ष के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम इनकी पूंजी का इस प्रकार, ये इनकी पूंजी पूरे वर्ष लगा रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों जीरो को हम काट देते हैं, प्रत्येक में तीनों जीरो को, यहाँ 1000 वाला कैलकुलेशन को कम कर दिए, ठीक है। उसके बाद 8 से भी डिवाइड हो रहा है, समय को भी हम डिवाइड कर देंगे सरल बनाने के लिए। चूंकि कैलकुलेटिव ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरल बनाने के लिए हम लोग इसको काट करके भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो राशि है, सभी राशि 8 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ से अगर मैं 8 को इन दोनों से कॉमन निकालूंगा, इन दोनों से 8 को कॉमन निकालूंगा तो 8 से कट जाएगा। तो ये 8 एकम 8 और बचा कितना, 3 32, 8 चौक 32, ये 14 हो गया। 14 का 12 के साथ गुणा करेंगे और 8 का ये तीनों शून्य कटा था तो 8 दहम 80 और ये 8 निया 72, यहाँ भी 8 निया 72 और ये 8 अट्ठे 64। अब इतना हम कैलकुलेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। 14 गुणित 12, तो यहाँ पर या 12 चौक 48 की 8 हासिल 4 और 12 एकम 12, 4 16, 14 12 में 168 होता है। यहाँ पर 10 अट्ठे 80 प्लस 9 दूनी 18 रुपये, ये 8 दाम 80 और 9 दूनी 18। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 निया 54 और 8 दूनी 16 रुपये, ये डिवाइड हो गया। यहाँ देखेंगे और शॉर्ट रूप करना चाहेंगे तो 168 रेशियो
ये हो जाएगा 98 और यहाँ पर 54 जोड़ेंगे, 54 में 16 जोड़ेंगे, 60 70 हो जाएगा। हम इसको देख रहे हैं कि 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 से, 14 पंचे 70, 14 सते 98 और 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, यानी 12:7:5, 12:7:5 में इसको डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। लाभ का वितरण करेंगे 12:7:5 में, जबकि टोटल अनुपातों का योग हो गया हमारे पास, अनुपातों का योग बराबर 7 5 12 12 12 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो राशि है Q को वर्ष के अंत में 11,900 रुपये प्राप्त हुआ। यहाँ पर 11,900 रुपये किसको प्राप्त हुआ है? Q को, जिसका अनुपातिक भाग कितना है? 7 है। तो इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट, एक रेशियो का मान निकल जाएगा। और जबकि ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो कुल लाभ हमारा 24 के रेशियो में है, तो 24 का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 17 7 एकम 7 7 7 49 और 1700 आ जाएगा। 1700 का 24 में यानी यह लाभ, कुल लाभ बराबर 1700 गुणित 24। तो यहाँ 17 चौक 68 की 8 हासिल 2, 17 दूनी 34, 17 चौक 68 की 8 हासिल 6 और 17 दूनी 34 6 40, 2 तो शून्य हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 40,800, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका एक्यूरेट करेक्ट आंसर है। 54 बेंगलोर में 994 छात्रों ने मॉक परीक्षा दी। परीक्षा में 53% लड़कों और 79% लड़कियों ने कट ऑफ पास किया। यदि उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत 68% है तो परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर देखते हैं 54, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर कुल छात्र कितना है? कुल छात्र बराबर छात्र छात्राएं है ना, कुल छात्र छात्राएं बराबर 994 है, जिसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का हम एलिगेशन से निकाल देंगे। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो से हम निकालेंगे। यहाँ पर 53% बॉयज है एंड 79% गर्ल्स हैं, जबकि दोनों का मिश्रण कितना है? 68% है। यहाँ पर हमें 53 में 68 में 53 घटाएंगे तो 8 में से 3 यानी 5, ये 15% हो जाएगा। 8 में से 3 गए 5, ये 15 और यहाँ पर 11:15 यानी अनुपात 11 रेशियो 15 के अनुपात में ये गर्ल्स बॉयज दोनों डिवाइड हुआ है। तो गर्ल्स बराबर यहाँ पर लिखेंगे, अब गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा, टोटल दिया हुआ है 494, जबकि हमारे पास टोटल हो रहा है अनुपातिक मान ये 26, 15 और 11 26, जबकि गर्ल्स यहाँ पर 15 है। गर्ल्स 15 है। यहाँ से काटते हैं 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 10 बचा 104, 13 8 104, फिर 2 से ये 19 आ जाएगा। 19 गुणित 5, तो यहाँ पर 15 निया 135 की 5 हासिल 13 और 15 एकम 15 और 13 28, 285। 15 और 13 28 यानी 285। गर्ल्स की संख्या कितना हो गया? 285, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही हमारा सवाल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 285 यहाँ पर आएगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी ज्यामितीय अनुक्रम में है तो ए बी धन बी सी धन सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान क्या होगा? आइए हम देखते हैं कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में है। तब क्या करेंगे? 54 नंबर है ना, ए बी सी डी क्या है?
ज्यामितीय अनुक्रम में है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अनुपात समान होता है। तो यहां पर हम देखेंगे b अपान a बराबर होगा c अपान b बराबर होगा d अपान c, बराबर हम लोग यहाँ पर k मान ले, k माना जाए। तब हम देखेंगे यहाँ पर पहले b, इन दोनों का इक्वल करेंगे, b अपान a बराबर k, तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर a के, b बराबर a के होगा। उसी प्रकार c बराबर b के हो जाएगा, b के अर्थात b का मान रख दूं तो a k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर b का मान रख दूंगा a k इंटू k यानी k स्क्वायर। उसी प्रकार d बराबर हो जाएगा c के, यहाँ c का मान रख दूंगा तो यहाँ पर a k क्यूब हो जाएगा, a k क्यूब d का वैल्यू। अब हमें इसको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर क्या कहा गया है, अब AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर है माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है। आइए हम यहाँ पर सबका मान रख देते हैं। A का मान कितना रहेगा हमारे पास, A का मान केवल A रहेगा और B का मान A प्लस A के प्लस A के इंटू A के स्क्वायर प्लस C का मान A के स्क्वायर इंटू A के क्यूब, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर हम वही करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो इसका B का मान है A, तो दोनों में स्क्वायर A के है तो A और K स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार C प्लस C का मान है C का मान A K स्क्वायर, तो A का स्क्वायर हो जाएगा और K स्क्वायर यानी K स्क्वायर का और स्क्वायर यानी K का 4 घात हो जाएगा, यहाँ K का 4 घात इनटू इसी के साथ मल्टीप्लाई है हमारे पास, इसी के साथ मल्टीप्लाई कौन सा है यहाँ पर B K स्क्वायर यानी A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर K का घात 4 प्लस D स्क्वायर का मतलब होगा A स्क्वायर और K का घात 3 का और होल स्क्वायर यानी 6 घात हो जाएगा, 3 गुनी 6। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे A स्क्वायर हो जाएगा, सब गुणा हो रहा है तो यहाँ से मैं A स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो A स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगाए इन चारों पदों में, यहाँ पर हो गया A स्क्वायर K प्लस A स्क्वायर K क्यूब 3 घात प्लस ये अगर A स्क्वायर और K का घात 3 और 2 5, K का घात 5 हो जाएगा माइनस यहाँ से ऐसा था, यहाँ पर कॉमन निकलेगा, यहाँ कॉमन बाद में निकालेंगे, पहले देखते हैं इसी को कॉमन निकाल दिया जाए। चलिए A स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या 1, यहाँ पर बचेगा K स्क्वायर, बचेगा K का घात 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई A स्क्वायर को यदि मैं कॉमन निकाल दूं A स्क्वायर के साथ साथ K स्क्वायर भी कॉमन निकाल दिया जाए यहाँ, तो बचेगा यहाँ A स्क्वायर K स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 प्लस यहाँ पर K स्क्वायर बचेगा और यहाँ से K स्क्वायर निकला है तो K का घात 4 बचेगा। इस प्रकार हुआ और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे A स्क्वायर, तो सब कॉमन निकल रहा है, A स्क्वायर का होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ भूल गया था, A स्क्वायर है, A स्क्वायर का स्क्वायर यानी A का घात 4 कॉमन निकलेगा हमारे पास, A का घात 4 कॉमन निकलेगा, बचा यहाँ पर, साथ ही साथ मैं K को भी कॉमन निकाल दूंगा, इंटू K को कॉमन निकाल दिया, K को कॉमन निकालूंगा, इनमें से K कॉमन निकलेगा जो कि K स्क्वायर के रूप में कॉमन निकलेगा। बचा क्या यहाँ पर बचेगा, क्योंकि A K स्क्वायर निकला, यहाँ पर 1 बचा, सबसे पहले यहाँ A K जो कि स्क्वायर के साथ बाहर निकला है तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर बचेगा K स्क्वायर, बचेगा K स्क्वायर क्योंकि A निकला, A स्क्वायर निकला और K स्क्वायर निकला तो 1 K बचा है, तो यहाँ पर K का ये वाला 1 K निकला, एक बार 1 निकला, यहाँ से वर्ग की वजह से निकला तो यहाँ पर K स्क्वायर बचा है, यहाँ से 1 K निकला था तो यहाँ पर बचेगा K का घात 4 जो कि होल स्क्वायर है, माइनस ये दोनों A स्क्वायर गुणा होकर 1 का घात 4 और K का घात 2 हो गया, और चूंकि ये दोनों ब्रैकेट एक बराबर एक समान है, गुणा हो रहा है तो ये 1 प्लस K स्क्वायर प्लस K का घात
4 हो गया। कैलकुलेटिव लग रहा है सिर्फ और कुछ नहीं रखा है। यहां से हम इन दोनों को पुनः और कॉमन निकाल देंगे तो a का घात 4 इंटू k का घात 2 और बड़ा कोष्टक में ये दोनों रहेगा हमारे पास 1 प्लस के स्क्वेयर प्लस k का घात 4 और इस माइनस चिन्ह का यदि गुणा कर दूं तो 1 माइनस के स्क्वेयर प्लस माइनस k का घात 4, ये आपस में घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, अंदर 0 हो जाएगा जो कि a का घात 4 इंटू के का घात 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है जब अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो तब लाभ पिछले लाभ से दुगना हो जाता है यदि मूल अंकित मूल्य 450 है तो मूल बिक्री मूल्य क्या होगा। आइए हम देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। इसको रेशियो से देखेंगे। माना कास्ट प्राइस 100 है, 100 रुपये है। माना क्रय मूल्य या लागत मूल्य, यहाँ पर लागत मूल्य जिसको हम सीपी लिखें, सीपी बराबर दिया हुआ है 100 यदि माने तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 150। अब हमें देखना है कि ये जो है दिया गया है जो अंकित मूल्य, जबकि अंकित मूल्य दिया हुआ है 450, यानी क्रय मूल्य बराबर यहां पर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य या लागत मूल्य सीपी बराबर हो जाएगा 450 में हम जिसका रेशियो दिया है, जिसका मान दिया हुआ है मार्क प्राइस 450 जबकि हम माने हैं उसमें 150 आया और गुणित 100 का जिसका निकालना है उसका देखेंगे तो ये 3 टाइम्स यानी 300 रुपए। हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य 300 रुपया है, ये क्रय मूल्य 300 रुपया है। अब हमें क्या करना है, माना विक्रय मूल्य को x माने, x है, तब लाभ बराबर हो जाएगा हमारा लाभ, पहले लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी x ऋण 300 रुपये हमारा लाभ हुआ। अब क्या किया गया है कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि की गई है, इसका अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि किया गया है तथा विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। नया विक्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा x का 120%, x का 120%, यानी x गुणित 120/100 पॉइंट लगा देते हैं, यहां पर हो जाएगा 1.2x। ये नया विक्रय मूल्य है। अब बोल रहा है कि जो पुराना लाभ, अब नया लाभ हो जाएगा हमारा नया लाभ बराबर, चूंकि क्रय मूल्य चेंज नहीं हो रहा है, विक्रय मूल्य 1.2x 20% की वृद्धि हो गई है, तो वही हमारा फार्मूला लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारे पास 12.2x ऋण 300 रुपये, यहाँ पर अब लाभ मिल गया नया लाभ। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो पुराना लाभ है पिछला लाभ से 2 गुना, नया लाभ है वो पिछले लाभ से 2 गुना हो जाता है। हमारे पास पुराना लाभ, ये पहले का लाभ, वह नया लाभ जो है हमारा पुराने लाभ का 2 गुना हो जाता है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। नया लाभ ज्यादा है तो यहाँ पर पुराना लाभ 2 गुणित पहले कितना था x ऋण 300, अब नया लाभ है हमारा 1.2x ऋण 300 है, ठीक है। यहाँ पर 2x ऋण 600 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 1.2x 300, इधर ले आएंगे हम लोग 2x में 1.2x को घटाएंगे, यहाँ 600 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी अंतर 300 हो जाएगा। यहाँ -300 प्लस 600 यानी 300 हो जाएगा। यहाँ 0.8 ये हो गया, कितना हमारा घटाएंगे 20 में 12 घटा दे तो 8 है, यानी 2 में 1.2 घटाएंगे 0.8x हो गया बराबर 300 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 300/8 और गुणित 10 कर देते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ
8 8 या 24, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई काटेंगे हम लोग, ये 3000 हो जाएगा। 3000 में 8 का भाग देंगे हम लोग, तो ये सबसे पहले 8 से काट देते हैं, 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 या 24, 6 8 सत्ते 56, बचा कितना 4, 8 पंचे 40, 375 रुपये। 375 रुपये जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ये नया पुराना विक्रय मूल्य है 375, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है ए एक काम का 3/5 14 दिन में करता है, इसके बाद बी से जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हमें हल यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन, ए किसी काम के 3/5 भाग करता है कितने दिन में? 14 दिन में। 14 दिन में तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? ए पूरा काम करेगा। ए द्वारा पूरा काम कितना हो जाएगा? ये 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 14 पंचे 70, 70/3 दिनों में ये पूरा काम करेगा। जबकि ए धन बी मिलकर के, ए और बी दोनों मिलकर के, ए और बी शेष कितना बचा? 3/5 में, सॉरी पूरा एक काम है, उस काम में से 3/5 भाग को कर लिया है, तो 2/5 भाग बचेगा। ए और बी 2/5 काम को, शेष कितना? शेष 2/5 काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो 6 पंचे 20, यानी पूरे काम को 15 दिन में करेगा। पूरे काम 15 दिन में कितना? ये 5 6 30 का आधा, 30/2, यानी 6 गुणित 5/2 हो जाता है, तो 15 दिन में करेगा। अब यहाँ पर हमें ए और बी, ए प्लस बी दोनों का निकाल लेंगे। यहाँ पर ए कितने दिन में करता है? 70/3 दिन में। बी, ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं, तो इनका पूरा काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पर निकाल लेंगे, लघुत्तम निकालते हैं। चलिए, तो हम देख रहे हैं 70 दूनी 114, 15 70 में भागने जा रहा था। 70 140, 70 किया 210, 15 से कट जाएगा 210, पूरा काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 1 मिनट 70 7 किया, 15 दूनी 30, 15 6 90, 15 7 105 दूनी 210, ठीक 210। यहाँ पर हमारा पूरा काम क्या हो जाएगा? एलसीएम 210 होगा, 210/1 महत्तम, नीचे का महत्तम निकालना है, पूरा वर्ग का 210 है। ये कितने दिन में करेगा? 210 भागे 70, तो 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 किया 9 दिन। इसका इफिशियंसी, एक इफिशियंसी 9, जबकि यहाँ पर ए प्लस बी दोनों के इफिशियंसी 15 एकम 15 बचा 6, तो नहीं 15 एकम 15 15 चौक 60, 14 हो गया दोनों मिलकर के। अब यहाँ पर ए की इफिशियंसी 9 है और ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितना है? 14 है। तो केवल बी की इफिशियंसी यानी क्षमता, बी की क्षमता कितना हो जाएगा? बी की क्षमता या दक्षता कहा जाए बराबर, ये 15 में से 9, 14 में से 9 घटाएंगे, 14 - 9 यानी 5, यानी ए अकेला इस कार्य को, ए की क्षमता कितना है? 5 है, तो ए द्वारा अकेला इस कार्य को करने में लगा समय, सॉरी बी द्वारा, ए अकेला 9 काम करता है, ए और बी मिलकर के 14 कार्य करते हैं, तो केवल बी कितना कार्य करता होगा? 5 कार्य करता है, यानी बी की क्षमता 5 हो गया। अतः बी द्वारा पूरे कार्य को करने में लगा समय, पूरे कार्य को करने में कितना समय लगता? करने में लगा समय बराबर हमारा सीधा समय बराबर जो कार्य है 210, उसमें 5 का भाग दे देते, 5 24 बचा 5 दूनी 10, यानी 42 दिन इसको ए को अकेला कार्य करने में, बी को अकेला कार्य करने में 42 दिन लगता, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पर हमारा सरल कैलकुलेशन बना। यहाँ बहुत ही सरल, एक काम को 3/5 भाग को 14 दिन में करता है तो पूरे काम को 14×5 70/3 दिन में करेगा, और शेष कार्य 2 तिहाई बचा, 2 तिहाई को 6 दिन में, यानी 6×5 30, 30 का आधा 15 दिन में। 15 दिन में इस पूरे कार्य को दोनों ए और बी मिल करके कार्य करते हैं। इनका एफिशिएंसी दोनों का हम निकाल दिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए पूरे कार्य को 210, दोनों को लघुत्तम निकाल दिए। 210 ये कार्य है, ये 70/3 के दिन में पूरा करता है। ए 70/3 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला एक दिन में कितना करेगा, 9 कार्य, और ए और बी मिल करके जो 15 दिन में कार्य करता है, तो 210 कार्य को करेगा। तो एक दिन में करता है, 15 दिन में 210 कार्य करता है, तो एक दिन में करेगा 14 कार्य। दोनों मिलकर ए मिलकर 9 कार्य करता है, जबकि ए और बी 14 कार्य करते हैं। तो केवल बी कितना कार्य करेगा, 14 में से 9 को कम कर दे, यानी 5 कार्य करता है। एक दिन में 5 कार्य, तो पूरे 210 कार्य को करने के लिए इसको 42 दिन समय लगेगा। इस प्रकार इसको हमें सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न 61 देखते हैं। 61, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन से 40% अधिक है, कितने समय में पार करेगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले हम पहले ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। 61 नंबर पहले ट्रेन की लंबाई। यहाँ पर चाल कितना है, चाल बराबर 90 किलोमीटर पर आवर है, और सेकंड 24, समय बराबर 24 सेकंड है। यहाँ पर एक व्यक्ति को पार कर रहा है, एक व्यक्ति को ये वाला ट्रेन पार करेगा, तो ट्रेन की लंबाई बस पार हो जाए तो पूरा व्यक्ति पार हो जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, दूरी बराबर दूरी ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई बराबर सीधा लिखे जाए, ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा 90 गुणित, ये 90 जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 का हम भाग दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, इंटू 24। यहाँ पहले से 18 एकम 18 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ये 25 मीटर प्रति सेकंड, उसमें 25 24 25 625, तो एक बार 25 कम कर देंगे 600। यहाँ पर 24 पंचे और 120 12 पंचे 60, यानी 600 हो जाएगा। यहाँ पर 600 किलोमीटर है दूरी, ट्रेन की लंबाई 600 किलोमीटर है। नया ट्रेन की लंबाई कितना, दूसरा ट्रेन कितना है, उसकी लंबाई 600 का कितना प्रतिशत, 40% अधिक है, यानी 140% हो जाएगा। इसको हम दोनों शून्य यहाँ से काट दिए, 14 छक्का 84, 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को, दूसरा ट्रेन स्थिर है, खड़ी हुई ट्रेन है ना, इसकी लंबाई, रुकी हुई ट्रेन है उसकी लंबाई कितना, 640, यानी नया चाल बराबर समय बराबर पहली ट्रेन द्वारा दोनों ट्रेन को पार करने में लगा समय, पहले ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय, यानी 600 प्लस 480 में हम भाग दे देंगे 24, 5×5 = 25, कितना है ये, 5×5 = 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड है इसका। देखिए हम क्या कर दिए, यहाँ पर दोनों 14 6 8 है, 14 40 में 25 का हमें भाग देना है, तो यहाँ 25 पंछे 125, 25 पंछे 125, बचा कितना, 125 15 19, तो 25 सत्ते 175, 190 हो जाएगा, 25 सत्ते 175, बचा 90 में 75, तो 15 25 6 150, यानी 57.6 सेकेंड, 57.6 सेकेंड में ये ट्रेन पूरा दूसरी खड़ी हुई ट्रेन को पार करने में समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का एक और सवाल दिया गया है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 13, यहाँ पर 42, यहाँ पर 129, उसके बाद 390, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 3522 दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 13 का 3 के साथ गुणा, 3 + 13 × 3 = 3 किया गया, 13 3 39 और 3
42। उसी प्रकार से 42 गुणित 3 करेंगे, 42 गुणित 3 प्लस 3 यानी 42 दिया 126, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 में 3। फिर यहाँ पर भी 129 गुणित 3 किया गया है और प्लस 3 जोड़ दिया गया है इसमें, तो 390 कितना हो जाएगा, 339 दिया 87, 387, उसमें 3 और जोड़ दिए तो 390। अब 390 में हम 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे, तो 3 एकम 3, 3 या 27 की 7 हासिल 2, 3 तिया 9, 2 11, 1173, 1173 ऑप्शन नंबर बी। अब 1173 ऑप्शन नंबर बी है। इसमें भी हम देखो 1173 गुणित 3 करेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 5 और 3 इतना। इसमें हम प्लस 3 करेंगे तो 35 22 आया है, जो कि हमारा ऑप्शन पहले से निकल गया है 1173। इस प्रकार ये मैथ्स का हम लोग सॉल्यूशन देखे थे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।